India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंद्र सरकार को 2 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा देने का केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका में सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए आश्वासन का हवाला देते हुए कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। इससे यह पता चलता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। कॉलेज टीचर जहोर अहमद भट्ट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल के दिए गए आश्वासन और अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पिछले 11 महीनों में इस संबंध में केंद्र की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में केंद्र की विफलता घाटी के नागरिकों के अधिकारों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। आवेदकों ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। समयबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली न करना संघवाद के विचार का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आवेदकों ने कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए और यह दर्शाता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई बाधा नहीं है और आवेदन में कहा गया है इसलिए सुरक्षा, चिंताओं, हिंसा या किसी अन्य गड़बड़ी की कोई बाधा नहीं है जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने या बहाली में बाधा उत्पन्न करे या रोके, जैसा कि वर्तमान कार्यवाही में भारत संघ द्वारा आश्वासन दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद सैफी, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को टालते हुए अगले सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। यह सुनवाई जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता में होगी। दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उमर खालिद, शर्जील इमाम, ताहिर हुसैन, आसिफ इकबाल और इशरत जहां सहित दिल्ली दंगों की साजिश मामले के आरोपियों को चेतावनी दी कि वे अनावश्यक स्थगन की मांग करके मुकदमे में देरी न करें। 4 अक्टूबर को पारित आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि अभियुक्तों से आरोप के मामले में प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया था कि अभियुक्तों के वकील इस बात पर आम सहमति बनाएंगे कि वे किस क्रम में दलीलें पेश करेंगे। उमर खालिद ने पहले भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इससे पहले 22 जुलाई को जस्टिस अमित शर्मा ने उमर खालिद की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। गौरतलब है कि कड़कड़डुमा कोर्ट ने 28 मई को उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील प्रदीप पेस ने अदालत में कहा कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद के नाम का प्रयोग संदिग्ध और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया है। पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने उत्तर दिया कि उमर खालिद की ओर से जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नहीं कहा जा सकता है कि जांच में कई गड़बड़ियां हैं। यह आरोप मुक्त करने की याचिका नहीं है।
उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदीप पेस ने कहा था कि जिन तथ्यों के आधार पर 3 आरोपियों को जमानत दी गई, वही तथ्य उमर खालिद के साथ भी हैं। उन्होंने समानता के सिद्धांत की बात करते हुए उमर खालिद को जमानत देने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उमर खालिद के खिलाफ कोई आतंकी कानून की धारा नहीं लगी है। उमर खालिद ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब ट्रायल कोर्ट में नई याचिका दायर करने की योजना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कथित छत्तीसगढ़ कोयला आवंटन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल 2 आरोपियों को जमानत दे दी। न्यायालय ने 4 अक्टूबर को एक साझा आदेश के माध्यम से लक्ष्मीकांत तिवारी और शिवशंकर नाग द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस अभय अशोक और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जमानत देते हुए यह भी कहा कि ईडी द्वारा 2022 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने या 2023 में आरोप पत्र दाखिल किए जाने के समय दोनों आरोपियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 या पीएमएलए की अनुसूची में पाया गया कोई भी अपराध आरोपित नहीं था। न्यायालय ने पाया कि अनुसूचित अपराध को बाद में ही जोड़ा गया था। आदेश में कहा गया है, जब पीएमएलए अधिनियम की धारा 44 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, तब अनुसूचित अपराध अस्तित्व में नहीं था। यहां तक कि एफआईआर में दायर आरोप पत्र में भी, जिसे शिकायत में अनुसूचित अपराध बताया गया है, किसी भी अनुसूचित अपराध के होने का कोई आरोप नहीं था। अब 19 जुलाई 2024 को आईपीसी की धारा 384 यानी जबरन वसूली के तहत दंडनीय अपराध के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आरोप पत्र दायर किया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोनों आरोपी करीब 2 साल से जेल में बंद हैं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उन्हें जेल में रखना उनके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले में राज्य में कोयले के परिवहन के लिए जबरन वसूली और अवैध लेवी के आरोप शामिल हैं। ईडी ने 29 सितंबर 2022 को ईसीआईआर दर्ज करने के बाद लक्ष्मीकांत तिवारी को 13 अक्टूबर 22 को हिरासत में लिया था। आयकर विभाग द्वारा 30 जून 2022 को बेंगलुरु के एक होटल में छापेमारी के बाद जांच शुरू हुई। छापेमारी में कथित तौर पर सूर्यकांत तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा अवैध कोयला लेवी की व्यवस्था के सबूत मिले। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पहले तिवारी और नाग की जमानत खारिज कर दी थी। इससे व्यथित होकर उन्होंने राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी एसएलएसए को निर्देश दिया कि वह विदेशी नागरिकों के लिए गोलपारा असम में स्थित मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करे, जिससे सुविधा की स्वच्छता की स्थिति, भोजन की उपलब्धता और समग्र रहने की स्थिति का आकलन किया जा सके। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एसएलएसए सचिव को उचित अधिकारियों को नामित करने का आदेश दिया, जो सुविधा में सुधार के संबंध में अनुपालन हलफनामे में किए गए राज्य के दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना शिविर में समय समय पर निरीक्षण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह विदेशी नागरिकों के लिए गोलपारा असम में स्थित मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करे, जिससे सुविधाओं जैसे कि स्वच्छता की स्थिति और भोजन की उपलब्धता के बारे में आकलन किया जा सके। इसके साथ ही इस संबंध में अनुपालन हलफनामे में किए गए राज्य के दावों को सत्यापित करने के लिए अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना शिविर में समय समय पर निरीक्षण करने की बात कही। कोर्ट ने 1 महीने के भीतर इन निरीक्षणों के निष्कर्षों का विवरण देने वाली रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2024 को निर्धारित है। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मटिया ट्रांजिट कैंप में दुखद स्थिति को चिन्हित किया। उस समय कोर्ट ने असम विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद कैंप में पर्याप्त पानी की आपूर्ति की कमी, खराब सफाई व्यवस्था और अपर्याप्त शौचालय सुविधाओं पर ध्यान दिया था। कोर्ट ने घोषित विदेशियों को जिन दयनीय स्थितियों में रखा जा रहा था उस पर चिंता व्यक्त की थी। पिछले महीने कोर्ट ने कैंप में हिरासत में लिए गए 211 विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के मुद्दे को भी संबोधित किया, जिनमें से 66 बांग्लादेश से है। न्यायालय ने पाया कि असम ने इस संबंध में हलफनामा दायर किया, जबकि भारत संघ ने ऐसा नहीं किया।
इसलिए न्यायालय ने भारत संघ को हलफनामा दायर करने के लिए 25 अक्टूबर तक का समय दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दी है। यह मामला कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। इस मामले की सुनवाई अब 23 और 24 अक्टूबर को होगी। ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद मामले में आरोपियों को तलब किया गया था। पिछले साल निचली अदालत ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को 16 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और अन्य व्यक्ति आरोपी है। एजेंसी का आरोप है कि 2004 से 2009 तक मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप डी पदों पर बिहार के विभिन्न निवासियों को नियुक्त किया गया था। आरोप लगाया गया कि इसके बदले में व्यक्तियों ने स्वयं या उनके परिवारों ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और मेसर्स एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन हस्तांतरित कर दी, जिसे बाद में उनके परिवार के सदस्यों ने अपने कब्जे में ले लिया। सीबीआई ने दावा किया कि रेलवे में की गई नियुक्तियां भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्तियों के लिए स्थापित मानकों और दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। ईडी के मामले में आरोप लगाया गया कि 2004 से 2009 तक जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे जोन में ग्रुप डी की नियुक्तियां कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सहयोगियों को हस्तांतरित भूमि के बदले में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों को खारिज करने से इनकार कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि वह एक महिला का केवल लिव इन पार्टनर था, जिसकी आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के दायरे में नहीं आती, लेकिन रिकॉर्ड पर इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी और पीड़िता प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे। आदेश में कहा गया है, इस मामले में तर्कों के लिए भले ही यह मान लिया जाए कि मृतक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के दायरे में नहीं आता, लेकिन रिकॉर्ड पर इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदक और मृतक प्रासंगिक समय पर पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे। न्यायमूर्ति सिंह ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि यह दर्शाना पर्याप्त है कि एक अभियुक्त और एक पीड़ित भारतीय दंड संहिता की धारा 498A यानी विवाहित महिला के साथ क्रूरता और 304B दहेज और हत्या के तहत आरोप लगाने के लिए पति और पत्नी के रूप में रह रहे थे। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने आरोपी आदर्श यादव की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने आपराधिक मामले से खुद को मुक्त करने की मांग की थी। अपने खिलाफ आरोपों को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट को बताया कि पीड़िता ने पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी की थी। आरोपी ने कहा कि इस बात के कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि महिला ने इस व्यक्ति से तलाक लिया है। यह भी कहा गया कि वह आवेदक यानी आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी और इस जोड़े के बीच कोई शादी नहीं हुई थी। हालांकि राज्य ने कहा कि शिकायत में उल्लेख किया गया है कि पीड़िता की पहली शादी के बाद उसे उसके पहले पति ने तलाक दे दिया था और उसके बाद उसने आवेदक से शादी कर ली थी। राज्य ने कहा कि ऐसे आरोप है कि दहेज उत्पीड़न के कारण महिला ने आवेदक आरोपी के परिसर में आत्महत्या कर ली। न्यायालय ने कहा कि भले ही यह स्थिति विवादित हो, लेकिन वह वर्तमान में आरोपी के खिलाफ आरोपों को खारिज नहीं कर सकता। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता का नाम मीडिया को बताने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग करने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूर्व पुलिस आयुक्त के साथ साथ केंद्र सरकार के उपयुक्त अधिकारी से भी जवाब मांगा। इससे पहले पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगे कि क्या हाईकोर्ट मामले के इस पहलू पर स्वतंत्र रूप से सुनवाई कर पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। याचिका की कर्ता से ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट मामले के अन्य सभी पहलुओं पर विचार कर सकेगा, जांच के अलावा जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। यह प्रस्तुत किया गया कि पूर्व आयुक्त द्वारा किया गया अपराध आपराधिक प्रवृत्ति का था, इस प्रकार उच्च न्यायालय इसे स्वतंत्र रूप से सुन सकेगा। प्रतिवादी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पूरक हलफनामे उन्हें बहुत देरी से दिए गए, इसलिए उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर सामग्री का अध्ययन करने के बाद राज्य इस मामले पर निर्देश लेगा। न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पीड़िता के नाम और पहचान और नाम को इंटरनेट पर प्रकाशित होने से बचाने के लिए आदेश पारित किए। यह भी ध्यान दिया गया कि वर्तमान रिट याचिका पर सुनवाई से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का आदेश पारित किया था। इसके परिणाम स्वरूप पीठ ने प्रतिवादियों को 13 नवंबर तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को अग्रिम प्रतियां भी शामिल होंगी। मामले को 14 नवंबर 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें संविधान पीठ के चुनावी बॉन्ड योजना के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि किसी फैसले की समीक्षा कब की जाती है। किस किस परिस्थितियों में जजमेंट रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश ऑर्डर 47 रूल 1 के तहत एक जजमेंट की रिव्यू की जा सकती है जो किसी पक्ष को रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से कोई एरर नहीं है होने पर रिव्यू की मांग करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि यदि फैसले में कोई स्पष्ट और प्रकट गलती है तो अदालत अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है, जिसके लिए व्यापक कानूनी बहस की आवश्यकता नहीं है। नए एविडेंस के मामले में भी रिव्यू की अनुमति है जो पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सके थे या यदि निर्णय कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन करता है। रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी डिसीजन के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। वकील मैथ्यूस नेडुम्पारा समेत पिटिशनर्स ने जजमेंट पर रिव्यू की एप्लीकेशन दी, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को यह कहते हुए डिसमिस कर दिया कि रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से कोई एरर नहीं है जो रिव्यू को सही डिक्लेयर करती हो। अदालत ने अपने पहले के जजमेंट को कंटिन्यू रखते हुए इस बात पर फोकस किया है कि इस योजना ने फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया है और इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.